शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, लेकिन प्रिया अपने आप से ही यश से कुछ दूर रहती थी। आज भी जैसे ही वह किचन में दाखिल हुई, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। यश वहीं खड़ा था। लाल साड़ी में प्रिया की खूबसूरती और भी निखर रही थी। उसका मन उसे छूने के लिए बेकाबू हो गया। जैसे ही प्रिया ने पीछे किसी की आहट महसूस की, उसका दिल धक से रह गया। वह पलटी और सामने यश को देखकर ठिठक गई। यश की शरारती मुस्कान ने प्रिया की धड़कनों को और तेज कर दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और अगली ही पल में उसे अपने पास खींच लिया। बहुत इग्नोर किया तुमने। मुझे अब बचकर कहाँ जाओगी? प्रिया की धड़कनें उसके चौड़े सीने से टकराईं और वह खुद को रोक न सकी। यश ने उसकी गर्दन पर होठों का स्पर्श किया और प्रिया की नाजुक संवेदनाएं उसके साथ बहक उठीं। लेकिन तभी उनकी यादों में कॉलेज का वो दिन भी ताज़ा हो आया। यश, जो हमेशा खुद को सबसे ऊंचा और खास समझता था, पापा की मजबूरी में एक 3rd क्लास कॉलेज में मुख्य अतिथि बनने गया था। उसने साफ कह दिया था, पापा मैं वहां नहीं जाना चाहता। वहां सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि मुझे गरीबों से नफरत है। यश के पिता मुस्कुराए और प्यार से समझाया, बेटा, हम गरीबों से नहीं, गरीबी से नफरत करते हैं। उनके भी एहसास हैं, उनके भी सपने हैं। याद रखो, तुम्हारे दिल में हमदर्दी भी होनी चाहिए। यश ने केवल हल्की मुस्कान दी और फिर कहा, सिर्फ आपकी खातिर मैं इस कॉलेज जा रहा हूं, मगर दिल जरा भी नहीं है। मेरा गाड़ी में बैठते ही वह चुप रहा। बाहर गुजरती दुनिया की तरफ घूरता रहा। कॉलेज पहुंचते ही प्रिंसिपल और स्टाफ ने आदर से उसका स्वागत किया और वह सम्मानपूर्वक ऑडिटोरियम में बैठाया गया। लेकिन यश की निगाहें वहां की लड़कियों पर भी थीं। उसे एहसास था कि उसकी पर्सनैलिटी लोगों को अपनी तरफ खींचती है, मगर वह कभी जवाब नहीं देता। और पीछे प्रिया की तरह किस्मत भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ ही पलों में यश के अंदर की बदलती भावनाएं उसके लिए खुलकर सामने आएंगी। दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम यश के पास था, मगर उसने कभी गलत रास्ते पर कदम नहीं बढ़ाया था। हाँ, वह बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन भगवान का डर उसके दिल में था। कभी किसी गलत चीज की तरफ उसका झुकाव नहीं हुआ, जबकि कई लड़कियां अपनी इज्जत उसके कदमों में न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहती थीं। मगर वह यश था, और उसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे उसके खानदान का सिर झुक जाए। या फिर यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि आज तक उसे कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं थी जो उसके दिल को छू सके। मगर अब वह यहां बैठकर बुरी तरह ऊब चुका था। उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बेवजह डैड ने मुझे यहां फंसा दिया, चैन की जिंदगी जीने ही नहीं देते। ये यश के पिता, घर जाकर आपसे हिसाब लूंगा। डैड उसके बगल में खड़ा उसका पीए जानता था कि उसका बॉस इस समय गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि वह बार बार अपनी रोलेक्स वॉच में समय देख रहा था। तभी यश की नजर कुछ ही दूर में बैठी एक छोटी सी नाजुक सी लड़की पर पड़ी। वह अपनी किताब पर झुकी हुई थी, शायद कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। उसके माथे पर बल थे। शायद ऑडिटोरियम के शोर से वह भी यश की तरह परेशान थी, जहां सारी लड़कियां शौक भरी नजरों से यश के चेहरे को निहार रही थीं और उससे बात करने के लिए बेकरार थीं। वहीं यह लड़की बेपरवाह सी कुछ याद करने में व्यस्त थी, जैसे उसके लिए सिर्फ उसकी पढ़ाई जरूरी हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका यह लापरवाह अंदाज यश को कुछ पल के लिए चौंकाने पर मजबूर कर गया। उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह किताब पर बुरी तरह झुकी हुई थी, लेकिन याद करते हुए वह जिस तरह बार बार अपने हाथों को आपस में उलझा रही थी और कभी अपनी उंगलियों को बालों में फंसा रही थी, उससे यश को अंदाजा हो चुका था कि यह वक्त वह बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। यश ने अपनी नजरें उस लड़की से हटा ली थीं। उसकी नजर में आज तक कभी किसी की इतनी अहमियत नहीं हुई थी कि वह उस पर अपना समय बर्बाद करता। लेकिन जाने अजाने बार बार उसकी नजरें उस लड़की की ओर ही उठ रही थीं। वह उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन शायद इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, इसलिए बार बार अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा था। और जब वह अपनी कोशिश में नाकाम रहा, तो उसकी नजरें पूरी तरह उस लड़की पर जाकर ठहर गईं। अब वह इंतजार में था कि कब वह लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाएगी। तभी लड़की ने अचानक अपना सिर उठाया और यश पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ऐसी कातिलाना आंखें थीं कि उनमें वह एक पल में ही डूब गया। उन आंखों में कुछ जादू सा भरा था, एक खास चमक जो यश को अपनी ओर खींच रही थी। चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत थी। यश एक पल में ही उसकी मासूमियत में डूब गया। उसका रंग बहुत ज्यादा गोरा चिट्टा नहीं था, लेकिन हल्का बादामी रंग, जिसमें हल्का हल्का गुलाबीपन शामिल था, जो उसे सबसे अलग बना रहा था। मेकअप के नाम पर उसकी आंखों में सिर्फ काजल की एक लकीर थी और माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। यश की आंखें धीरे धीरे उस पर बदलने लगी थीं।
उसका दिल पहली बार धड़का था, और इस धड़कन का अंदाज ही आज अनोखा था। यश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपने पास खड़े पिए को नीचे झुकने का इशारा किया। अमित तुरंत झुक गया। यश ने ठंडी मगर जुनूनी आवाज में कहा, अमित, कल तक इस किताब वाली लड़की की सारी जानकारी मेरे ऑफिस के टेबल पर होनी चाहिए। अगर जरा भी देर हुई तो याद रखना, कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। जानते हो ना, मुझे हर काम समय पर चाहिए होता है। अमित हैरानी से यश को देखता रह गया। उसने अविश्वास से कभी यश को तो कभी उस 18-19 साल की लड़की को देखा। यश का यह जुनूनी अंदाज देखकर अमित घबरा गया था। आज तक यश सर ने किसी लड़की के लिए ऐसी दीवानगी नहीं दिखाई थी। तो फिर अब क्यों? जी सर, जैसा आप कहें। कल आपको इस लड़की की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मगर यश जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो चुका था। उसकी नजरें अब तक उस लड़की से हट नहीं रही थीं। शायद उस लड़की का कोई टेस्ट था जिसके लिए वह इतनी लगन से पढ़ने में व्यस्त थी। और जब शोर शराबे में उसका ध्यान पढ़ने में नहीं लगा, तो उसने गहरी सांस लेते हुए किताब को बंद किया और अपनी गोद में रखे बैग में रख लिया। फिर उसने एक नज़र अपने आसपास दौड़ाई और अपने सामने स्टेज की ओर देखा। बस एक लापरवाह सी नज़र थी। आज तक कोई लड़की ऐसी कभी किसी ने यश को यूं नज़रअंदाज नहीं किया था। लेकिन उस लड़की ने एक लापरवाह सी नज़र डालकर अपनी आंखें हटा ली थीं, जैसे उसके लिए किसी चीज़ की कोई अहमियत ना हो। फिर वह लड़की अपने बगल में बैठी एक दूसरी लड़की से मुस्कुराकर बातें करने लगी। और जैसे ही वह खिलखिलाई, उसके गालों पर छोटे छोटे 2 डिंपल उभर आए, जो उसकी खूबसूरती और मासूमियत में 4 चांद लगा गए थे। यश के होठों पर अचानक ही एक हल्की सी मुस्कान आई। वह हर तरफ से बेगाना होकर सिर्फ उस लड़की में खोया हुआ था। यह देखकर अमित हक्का बक्का रह गया था। आज तक मैंने यश सर को बेवजह मुस्कुराते नहीं देखा, और अब यह अच्छा संकेत नहीं है। यश मन ही मन बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ यश की, क्योंकि तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसने यश के दिल को छुआ है। अब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी और मेरी आगोश में समा जाओगी। मैं तुम्हें अब कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हें पाकर मेरी तलाश खत्म हो चुकी है। तुम ही हो जो यश की जिंदगी का हिस्सा बनोगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि जिसे वह अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रहा है, वह बेहद गरीब और मजबूर लड़की है। और यश को तो गरीबों से नफरत है। तो क्या वह इस गरीब लड़की से मोहब्बत कर पाएगा, या फिर उसकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देगा? इस बात का फैसला तो शायद वक्त नहीं करना था। यश ने उस लड़की पर एक आखिरी नजर डालकर मन ही मन कहा, फिलहाल के लिए छोड़ो, लेकिन तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। यह बोलकर वह अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। पूरी प्रशासनिक टीम और उसका निजी सहायक सब घबरा गए थे। उसका पीए अमित तो पहले ही उसकी अजीब हरकतों से परेशान हो चुका था। लेकिन अब जब उसने अचानक उठकर बाहर जाने की ठानी, तो अमित के तो होश ही उड़ गए थे। पर यश ने किसी पर दूसरी नजर डालने की जरूरत ही नहीं समझी। वह तेजी से बाहर निकल गया। प्रिंसिपल और अन्य सम्मानित हस्तियां उसके पीछे दौड़ पड़ी थीं। सब जानते थे कि यश कौन है। अगर वह नाराज हो जाता तो यह कॉलेज के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यश नाराज नहीं था, बल्कि वह इस कॉलेज से बेहद खुश होकर जा रहा था। माँ पिता की कही हुई बात सच हो गई। यह सोचकर वह खुद भी हैरान था और अंदर ही अंदर खुश भी था। एक मुस्कान थी जो उसके होठों से हटी नहीं रही थी। दिन तेजी से बीतता चला गया। पूरे दिन वह उसी अनजान लड़की के बारे में सोचता रहा। उसकी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग्स थीं, लेकिन उसने एक भी अटेंड नहीं की। उसका दिमाग कहीं और था। वह बस उस हंसती हुई लड़की के बारे में ही सोच रहा था, जिसने उसके मन की दुनिया ही बदल दी थी। उसके गालों में पड़ने वाले डिंपल्स में उसका दिल गहराइयों तक डूब चुका था। उसका दिल बुरी तरह मचलने लगा कि वह उन डिंपल्स को छूकर महसूस करे। अगले दिन सुबह बिना नाश्ता किए ही वह हवेली से सीधे ऑफिस के लिए निकल पड़ा। यह देखकर माँ पिता बेहद हैरान हुए थे। यश, जो किसी भी हालत में अपना नाश्ता मिस नहीं करता था, आज बिना खाए ही निकल गया। यह वही यश था जो कहा करता था कि सुबह की शुरुआत हमेशा एक हेल्दी डाइट के साथ करनी चाहिए, वरना इंसान समय से पहले बूढ़ा हो जाता। वह अपने आप को लेकर ऐसा ही केयरफुल रहता था। लेकिन आज तो जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। रास्ते में ही उसने अमित को कॉल कर दी थी। कल वाली लड़की की पूरी जानकारी मेरी टेबल पर होनी चाहिए। अगर जरा भी देर हुई तो तुम्हें इसका अंजाम याद रहेगा। अमित, जो पहले ही हैरान था, घबराते हुए जल्दी से बोला, जी सर, आपका काम हो चुका है। फाइल आपके ऑफिस की टेबल पर रखी है। यश ने बिना कुछ और कहे फोन काट दिया। उसके चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान आई थी। उसका दिल अजीब सी कशिश महसूस कर रहा था। पूरी रात बीत गई थी, लेकिन वह एक पल के लिए भी सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बस वही हंसती मुस्कुराती हुई
डिम्पल वाली मुस्कान घूम रही थी। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी ऑफिस के सामने रुकी। वह बिना किसी को देखे सीधे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। रिसेप्शन पर खड़े सारे कर्मचारी उसके सम्मान में उठकर खड़े हो गए थे, लेकिन उसने हर किसी को नजरअंदाज किया और तेजी से अपने फ्लोर पर आया। फिर सीधे अपने ऑफिस में घुस गया। वहां टेबल पर एक फाइल रखी थी। उसने गहरी सांस ली। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। इतनी तेज चाल के बावजूद उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने फाइल खोली और पहले ही पन्ने पर वही चेहरा था जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रिया यश। हल्का सा मुस्कुराया। ये नाम उसे बहुत पसंद आया। उसने होठों ही होठों में उस लड़की का नाम दोबारा दोहराया, प्रिया, मेरी जिंदगी की महकती बहार। प्रिया। और जैसे उसके दिल में ठंडक सी उतरती चली गई। लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखें फाइल में आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे उसका चेहरा कठोर होता चला गया। उसके माथे पर गहरी लकीरें पड़ गईं। चेहरा गुस्से और हीन भावना से तना हुआ था। बट प्रिया, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके दिमाग ने झटका खाया था। जिस लड़की को मैं पसंद कर चुका हूं, वह कौन है? क्या है उसकी असलियत? एक गरीब मामूली घराने की लड़की। इम्पॉसिबल। इस लड़की की इतनी औकात नहीं कि यह यश के करीब आ सके। उसने बहुत ही नफरत से सोचा था। एक पल के लिए तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। लेकिन अपने दिल का क्या करता, जिसमें प्रिया पूरे शान के साथ विराजमान हो चुकी थी। वह लाख कोशिश कर रहा था प्रिया को भूलने की। उसने वह फाइल उठाकर दूर डस्टबिन में उछाल कर फेंक दी थी, लेकिन प्रिया के ख्यालों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। फिर उसने खुद को संभालते हुए गहरी आवाज में कहा, नहीं, हरगिज नहीं। मैं किसी गरीब घर की लड़की से शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। उसकी आंखों में खून सा उतर आया था। हाँ, वह मेरी पसंद है और हमेशा मेरी ही रहेगी, लेकिन मेरी बीवी बनकर नहीं, बल्कि मेरे दिल का सुकून बनकर। उसका लहजा ठंडे झर की तरह था। मैं समझ रहा था कि वह किसी ऊंचे खानदान से होगी। उसकी चाल ढाल, उसकी मुस्कान, सब यही इशारा कर रहे थे कि वह कोई रॉयल ब्लड लाइन से होगी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि प्रिया कोई ऊंचे खानदान से है, लेकिन हकीकत जानकर उसका दिमाग जैसे फटने को था। गुस्से में उसने अपनी पूरी टेबल उलट दी थी। मेरा दिल दिमाग कभी इसकी बात की इजाजत नहीं देंगे। हमारे खानदान का एक रुतबा है, एक स्टैंडर्ड है। वह खुद को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अजीब सा दर्द उसके दिल में घर कर चुका था। थोड़ी देर बाद वह खामोश हो चुका था। उसने तुरंत अपने पीए अमित को आदेश दिया कि वह मीटिंग्स अरेंज करें। वह अपना दिमाग पूरी तरह भटकाना चाहता था। अब उसकी नज़र में प्रिया की कोई औकात नहीं रह गई थी। उसे अपनी ही पसंद से अब नफरत होने लगी थी। वह ऐसा ही था। उसके लिए प्यार जज्बात कोई मायने नहीं रखते थे। वह हर चीज को बेमोल कर देता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार जो लड़की उसकी जिंदगी में आई है, वह कोई मामूली नहीं, बल्कि प्रिया शर्मा है। वह सिर्फ 18 साल की थी। बहुत ही धार्मिक और संस्कारी लड़की। उसके लिए उसका भगवान ही सब कुछ था। इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप का साया बहुत पहले उठ चुका था। वह अपनी मासी के घर में रह रही थी। मासी, जो माँ की जगह होती है, लेकिन प्रिया की मासी उसे हर पल यह एहसास दिलाती थी कि वह उन पर एक बोझ है। वह उसे हमेशा ताने देती थी कि जैसे तैसे उसे अपने घर से विदा कर दे। प्रिया बस चुपचाप रहती थी। बचपन से ही गलती ऋचा और आरुषि की होती थी, लेकिन सजा प्रिया को मिलती थी। वह मासूम बिना एक शब्द बोले मार सह जाती थी। ऋचा और आरुषि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती थीं, लेकिन प्रिया का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवाया गया था। उसकी मासी ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसे भी किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया जाए। समय बीतता गया। तीनों बहनों ने एक साथ 10वीं का इम्तिहान दिया, लेकिन नतीजा यह रहा कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के बावजूद ऋचा और आरुषि का रिजल्ट बहुत खराब आया। लेकिन प्रिया, जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, उसने पूरे शहर में टॉप किया था। यही वजह थी कि उसे आसानी से कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। सरकार की ओर से उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी, जिससे उसे फीस की कोई चिंता नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसका दाखिला हुआ था और वह बेहद खुश थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ यश, जिसे 2 दिन पहले प्रिया की पूरी जानकारी मिल चुकी थी, अब जितना अपने दिल को समझाने की कोशिश करता, उतना ही प्रिया की तस्वीर उसकी आंखों में बसती जा रही थी। वह उसकी पहली नजर का प्यार थी, लेकिन यश को इस प्यार से नफरत थी। वह अपने जज्बातों पर हमेशा हावी रहता था। वह खुद को बार बार समझा रहा था कि प्रिया एक मिडिल क्लास लड़की है। वह उसके जैसा करोड़पति नहीं। उसे तो गरीबों से नफरत है। फिर एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी कैसे बना सकता है? लेकिन उसका दिल बगावत कर रहा था।
आखिरकार 2 दिन की जद्दोजहद के बाद उसने फैसला कर लिया। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। प्रिया के घर के सामने मोहल्ले की एक छोटी सी गली में उसकी काली महंगी गाड़ी रुकी। वह सफेद शर्ट और ब्लैक पट पहने गर्व से बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा। एक छोटा सा पुराना सा मोहल्ला था। सामान्य घर, छोटे दरवाजे, पुरानी दीवारें। इस छोटे से मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी आने पर सब लोग उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। लेकिन यश को किसी से डर नहीं था। वह यश था जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उसने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाजा खुला। सामने मासी खड़ी थीं। यश ने दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाजा खुला और सामने मासी खड़ी थीं। कौन है जिसे एक पल का भी चैन नहीं? दरवाजा बजा बजाकर मेरे कान फाड़ दिए। उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इतने रईस आदमी को देखा, वे सहम गईं। जी, आप आप किससे मिलना चाहते हैं? मासी, जो हमेशा कड़वे लहजे में बात करती थीं, आज उनकी आवाज में मिठास घुल गई थी। यश घर में कदम रखते हुए ठहरे हुए अंदाज में बोला, किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे और आपके मासा से मुलाकात करनी है। मासी, यश का यह अनोखा अंदाज देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। पीछे खड़े नौकर कई कीमती तोहफे और बड़े बड़े बैग्स लेकर आए। मासी दंग रह गईं और जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में गईं। अपने मासा को पुकारने लगी, जल्दी चलो, कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, गाड़ी में ढेरों सामान लाया है। उनका लालची मासा भी तुरंत बाहर आ गया। सामने खड़े यश को देखकर वह समझ गया कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। यश मुस्कुराकर बहुत मीठे अंदाज में बोला, बोलिए साहब, किस लिए आए हैं? यश ने एक नजर उन दोनों पर डाली और फिर लॉन्स के सोफे पर टांग रखकर बैठ गया। दोनों अपने चेहरों पर जबरदस्ती मुस्कान लिए उसकी खातिरदारी में लगे थे। लेकिन यश की नजरें किसी और को ही तलाश रही थीं। वह प्रिया को ही ढूंढ रहा था। आखिरकार वह उसी के लिए तो पहली बार इस जगह आया था, वरना वह ऐसे गरीब इलाकों से गुजरना भी अपनी तौहीन समझता था। मासी खुशामदी लहजे में बोली, ये सब किसके लिए है? और आप कौन हैं? और हमारे घर आने की वजह? यश ने उनके चेहरे पर एक नजर डाली। वह समझ गया कि यह औरत बेहद लालची है। शरीफ घरों की औरतें और उनके मर्द इस तरह नहीं होते। कोई गैर मर्द घर में आ जाए और वे चुपचाप उसे अंदर आने दें, गिफ्ट्स ले लें, ये किसी भी शरीफ खानदान का तरीका नहीं होता। यश ने गहरी सांस ली। हालांकि उसके दिमाग की नसें गुस्से से फटने को थीं, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। फिर उसने सीधे उन दोनों की आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहाँ आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मेरा नाम यश है। मैं बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह हूँ। मेरे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक बार गूगल करिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके दिमाग में सबसे पहले ऋचा और आरुषि का ख्याल आया। लेकिन अगले ही पल यश ने उनकी इस खुशी पर पानी फेर दिया। उसने प्यार भरे लेकिन सख्त अंदाज में कहा, मैं आपकी सबसे छोटी बेटी प्रिया से शादी करना चाहता हूँ और मैं अब भी इसी वक्त उससे शादी करूंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बदले में आप मुझसे जो चाहे कीमत ले लें, वह मैं चुपचाप भर दूंगा। लेकिन शादी के बाद प्रिया का आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही आपका उससे कोई वास्ता होगा। अब तक जो दोनों खुद को आसमान पर समझ रहे थे, अगले ही पल उन्हें जमीन पर गिरने जैसा महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, प्रिया हमारी बेटी नहीं भांजी है। हम उसे किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकते। अगर आप उससे सचमुच मोहब्बत करते हैं तो पूरे सम्मान के साथ शादी करनी होगी। यश समझ चुका था कि उनका इनकार किस वजह से है, लेकिन वह कोई नौसिखिया नहीं था। उसने अपने पिए अमित की तरफ देखा और इशारा किया कि ब्रीफ केस लाया जाए। पिए फौरन उसके करीब आया और यश ने उनके सामने ब्रीफ केस खोल दिया। दोनों की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। वे जो अभी उसे घर से निकालने को कहने वाले थे, अब हक्का बक्का होकर उस पैसे से भरे ब्रीफ केस को देख रहे थे। यश ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, इस ब्रीफ केस में पूरे 50 लाख रुपए हैं। मैं इससे ज्यादा भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास यही है। क्या अब भी आप इनकार करना चाहेंगे? मासा तुरंत ब्रीफ केस पकड़ चुका था। वह खुश होकर बोला, भांजी तो है, लेकिन हमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। हम भी यही चाहते हैं कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। हमारी बस यही तमन्ना है कि वह खुश रहे। क्यों मासी, मैंने सही कहा ना? मासी ने फौरन हामी भरते हुए कहा, जी बिल्कुल सही कहा। मुझे भी क्या एतराज हो सकता है? हमारी बच्ची बस खुश रहे। बस आपसे यही विनती है कि हमारी बेटी को कोई परेशानी ना हो। अगर आप अभी शादी करना चाहते हैं तो मैं तुरंत सारे इंतजाम करवा देती हूँ। यश उन दोनों पति पत्नी को अफसोस से देखता रह गया।
जो लोग 1 मिनट पहले तक इनकार कर रहे थे अब पैसों के आगे झुक चुके थे। इसीलिए तो उसे गरीबों से नफरत थी। आज तक उसका जितना भी गरीब लोगों से वास्ता पड़ा था, उसने अपने सामने उन लोगों को गिड़गिड़ाते और पैसे मांगते ही देखा था। शायद आज तक उसका खुददार लोगों से वास्ता ही नहीं पड़ा था, क्योंकि गरीब लोगों में एक ही तो चीज होती है, और वह उनकी कुल जमा पूंजी होती है, उनकी खुददारी। लेकिन फिलहाल तो वह मौसी और उनके पति को देख रहा था और उनके लालचीपन पर अफसोस कर रहा था। लेकिन उसे अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। उसे जो चाहिए था वह बस उसे हासिल करना था। उसने सख्त लहजे में कहा, दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं। प्रिया को तैयार करके मेरे बराबर में बिठाओ। पंडित जी का इंतजाम हो चुका है। अभी इसी वक्त शादी होगी और उसके बाद विदाई भी होगी, और मैं प्रिया को अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद न प्रिया का आपसे कोई वास्ता रहेगा और न आपका प्रिया से कोई रिश्ता रहेगा। लालची लोगों के बीच प्रिया को छोड़ने का उसका मन ही नहीं हो रहा था। मौसी ने फौरन ब्रीफकेस उठाया और बोली, जी साहब, बस 10 मिनट में आती हूँ। यश शांत हो गया, लेकिन उसने अपने पिए को फौरन शादी का इंतजाम करने का हुक्म दिया। मौसी ब्रीफकेस लेकर अपने कमरे में गई और फिर अपनी बेटियों के कमरे में पहुंची। रिचा और आरुषि आराम से बेड पर लेटी थीं, जबकि प्रिया पतली सी चादर लेकर जमीन पर सोई हुई थी। गहरी नींद में उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली थी। जब उसकी मासी उसके कमरे में आई तो उसकी दोनों कजिन, जो मोबाइल में व्यस्त थीं, बेजार से बोली, क्या हुआ, हमारे कमरे में क्यों आई हो? लेकिन मौजी ने अपनी दोनों बेटियों को नजरअंदाज करते हुए जमीन पर सोई, प्रिया की तरफ कदम बढ़ाए और उसे झकझोर कर उठाया। दोनों बहनें हैरान रह गईं कि अचानक उनकी मम्मी को क्या हो गया। फिर यह सोचकर उन्होंने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया कि अब शो शुरू होने वाला है, यानी जरूर प्रिया से कोई गलती हुई है और अब उनकी मम्मी उसे डांटने आई है। लेकिन अगले ही पल सारा मंजर बदल गया था। मौसी ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरी बच्ची, तूने तो मेरे नसीब ही खोल दिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि तू हमारे लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि हमारे लिए खुशियों की चाबी है। प्रिया ने उन नींदी आंखों से अपनी मासी को देखा, जो उस पर कुर्बान हुई जा रही थीं। उनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ ना कर बैठे। अचानक अपनी मम्मी को यूं बदलता देख दोनों बहनें अपनी जगह से खड़ी हो गईं। रिचा ने झुंझलाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है मम्मी? इस पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? आपको आखिर इसने कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया जो आप इस पर फिदा हो रही हैं? मौसी ने प्यार भरी नजर से प्रिया को देखा और खुशी से बोली, इसकी वजह से तो हमारे दिन ही बदल गए हैं। एक आदमी आया है और उसने शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। बहुत अमीर है, बहुत खुश रहेगी मेरी बच्ची। भगवान इसके नसीब अच्छे करें। उन्होंने पैसों की बात छुपा ली थी, लेकिन उनकी दोनों बेटियां खुशी से बोलीं, अरे तो यह बात है मम्मी, फिर हमारा रिश्ता तय करा दो। इस प्रिया को क्यों दे रही हो? मौसी ने गुस्से से उन्हें घूरा और बोली, उसने खास तौर पर प्रिया का नाम लिया है और उसने 50 लाख भी दिए हैं। मैं अब क्या करूं? मेरी तो खुद यही ख्वाहिश थी कि वह तुम दोनों में से किसी से शादी कर ले, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। मजबूरन हमें प्रिया को ही उसके सामने करना होगा। प्रिया ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मासी ने उसे बेच दिया था। यह सोचते ही वह सदमे में चली गई। वह अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, मौसी ने उसके सिर पर लाल दुपट्टा डालते हुए कहा, चलो यश, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। प्रिया तो हैरान होकर अपनी मासी को देखे जा रही थी। कोई भी आदमी मुंह सुठाकर उस पर जबरदस्ती अपना हक जमाने आ जाए और वह किसी के भी साथ चली जाएगी। अगर यह रिश्ता सामान्य तरीके से आता तो वह खुश हो जाती, लेकिन वही इंसान उसे पैसे देकर खरीद रहा था और यह बात उसे हरगिज भी गवारा नहीं थी। पहली बार वह अपनी मासी के सामने खड़ी हुई थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप उस इंसान को मना कर दें और उसके दिए हुए पैसे भी उसे वापस कर दें। वह पैसों के रोप दिखाकर हम लोगों को खरीदना चाहता है, लेकिन हम इतने गिरे हुए नहीं हैं। उसकी बात सुनकर उसकी मासी तो जैसे गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्होंने उसे बाजू से पकड़कर झकझोर दिया, चाहती क्या हो? तुम घर आई लक्ष्मी को यूं ही ठोकर मार दूं? पूरी जिंदगी भी अगर कमाएंगे ना, तब भी इतने पैसे नहीं देख पाएंगे। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे सदके ही सही। हम लोगों की गरीबी दूर हो रही है। आखिर हमारे भी तेरे ऊपर एहसान है। बचपन से तुझे पाल पस कर बड़ा किया है। क्या उसके बदले अगर थोड़ी सी खुशी मिल रही है तो तू इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? और कुर्बानी कैसी? तुझे तो खुश हो जाना चाहिए। तेरे तो नसीब ही खुल गए। इतना बड़ा आदमी तुझे ब्याहने आया है और तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे। उन्होंने झटके से उसके बाजू को छोड़ा था और गुस्से भरी निगाहों से घूरा, जबकि प्रिया अब रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी थी, मासी, मैं नहीं कर सकती। उससे शादी, उस अमीर आदमी से शादी जिसे मैं जानती तक नहीं। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा।
ऐसा कहाँ होता है मासी? इतनी जल्दी शादी, वह भी हम जैसे गरीबों की। इतने ऊंचे अमीर लोगों में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं आपकी सगी बहन की निशानी हूँ। भगवान के लिए मेरे साथ यह जुल्म मत करें। मैं आपकी हर बात मानूंगी। कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन मुझे इस तरह किसी अजनबी के हवाले मत करें। लेकिन उसकी मासी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे हाथ से पकड़ते हुए बाहर ले आई। यश, जो अपने मोबाइल में व्यस्त था, अचानक उसने नजरें उठाई और सामने से अपनी मोहब्बत को आते देखा। वह एक पल के लिए अपनी जगह पर ठहर गया। दिल को जैसे एक सुकून मिला था। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर प्रिया की कलाई पर गई, जिसे उसकी मासी ने जोर से पकड़ रखा था। यश की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह सब कुछ सह सकता था, लेकिन अपनी मोहब्बत की यह तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह गुस्से से बोला, हाथ छोड़ो प्रिया का, वरना तुम्हारा हाथ धड़ से जुदा कर दूंगा। उसके लहजे में आग सी तपिश थी। प्रिया पूरी तरह से कांप उठी। और यही हाल उसकी मासी और उसकी दोनों बेटियों का भी था। वे फौरन उससे पीछे हट गईं। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि यह शख्स कौन है जो उसका नाम तक जानता है और इतने गुस्से में क्यों है। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, इस दुनिया से बहुत दूर, अपने माँ बाप की गोद में छिप जाना चाहती थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। उसने कदम पीछे हटाया ही था कि अचानक यश लंबे लंबे डग भरता हुआ उसके करीब आया था और उसकी कलाई थामकर उसे बाहर की तरफ ले गया, जहां अमित शादी का इंतजाम कर चुका था। प्रिया की कलाई पर यश की पकड़ बहुत नरम थी और उस नरमी को महसूस करके प्रिया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। वह एक तक उस इंसान के चेहरे को देखने लगी। उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो यह उसके कॉलेज आया था और आज उसका रिश्ता लेकर उसे शादी करने भी आ गया। आखिर यह चाहता क्या था? लेकिन प्रिया को यह तो एहसास हो चुका था कि अब यह इंसान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने खुद को हालात के हवाले छोड़ दिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा भी कर लिया था। यश, तुम पैसे के बल पर सब कुछ खरीद सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन तुम भूल में हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि लाखों करोड़ों का मालिक होने के बावजूद तुम दिल का सुकून नहीं खरीद सकते। तुम मेरी मोहब्बत को तरसोगे, भले मेरे वजूद को पालो, लेकिन मेरे प्यार को पा ना सकोगे। उसने नफरत भरी नजर यश के चेहरे पर डाली और यश के चेहरे पर प्रिया के ख्यालों से बेखबर एक सुकून भरी मुस्कान थी। गरीबों से नफरत करने वाला आज दिल के हाथों मजबूर होकर एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी बना रहा था। प्यार शायद इसी चीज का नाम होता है कि हमें सिर्फ महबूब चाहिए होता है। महबूब से जुड़ी हर बात बेमायने हो जाती है। यश के लिए भी सिर्फ प्रिया जरूरी थी, जैसे वह उसकी सांसों में घुलने बसने लगी थी। और आज वह सब कुछ भुला बैठा था। शादी के बाद यश एक पल के लिए भी उस मोहल्ले में नहीं रुका। पड़ोसी भी हैरानी से उस बड़ी सी गाड़ी को और वर्दी में बंदूक लिए खड़े गार्ड्स को देख रहे थे। और फिर जब उन्होंने उस शानदार शख्स को प्रिया का हाथ थामे देखा, तो सब कुछ समझ गए थे। यह आदमी उसे अपने साथ ले जा रहा था। अपनी इज्जत बनाकर गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और हर थोड़ी देर में प्रिया की हल्की हल्की सिसकियां पूरे माहौल को भारी कर रही थीं। यह सिसकियां यश के लिए बेचैनी का कारण बन रही थीं। उसने एक नज़र अपनी नाजुक सी दुल्हन प्रिया पर डाली थी, पर जब उसका रोना यश को बर्दाश्त न हुआ तो वह गुस्से से झुंझुलाकर बोला, यार रोना बंद करो। मैं तुम्हें इज्जत से ब्याह कर ले जा रहा हूं, कोई अगवा करके नहीं जो तुम इस कदर रो रही हो। काश आप मुझे अगवा करके ही ले जाते। कम से कम मेरे दिल में यह मलाल तो ना होता कि आप मुझे खरीद कर ले जा रही हैं। यश ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। जी चाहा कि इस लड़की की अक्ल पर मातम करें, लेकिन फिर अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, तो इसमें कौन सी नई बात है? आज तक हमेशा लड़के को ही खरीदा जाता है, दहेज के नाम पर। तुमने देखा नहीं, लड़का बैकग्राउंड का अच्छा होता है, वैसे ही उसकी बोली लगती है। आज अगर मैंने कुछ पैसों के लिए तुम्हें उस नर्क से निकाल लिया तो क्या बुराई है? मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, जिंदगी की सारी खर्चियां देना चाहता हूँ। तुम्हें मैंने देखा था, तुम्हारी मासी को और तुम्हारे मौसा को भी। कितने लालची लोग थे दोनों। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वरना वे लोग तो तुम्हारी शादी ऐसी जगह करते जहां रोने के लिए भी तुम्हें आंसू न मिलते। यश ने गाड़ी एक साइड पर रोक ली थी और फिर पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। मेरी तरफ से सारे गलत विचार अपने दिमाग से निकाल दो। प्यार कर बैठा हूं तुमसे, इसीलिए जल्दबाजी में तुम्हें अपना बनाकर ले जा रहा हूं, क्योंकि सीधे तरीके से तो तुम्हारी शादी मेरे साथ होने से रही। मेरे पापा भले तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लेते, लेकिन मेरी माँ हरगिज भी नहीं, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वह पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाते हुए उसे रिलैक्स करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि प्रिया का रोते रोते गला सूख चुका था। एक झटके से उसने पानी की बोतल ली
और एक ही सांस में आधी बोतल पी गई और वह उसे पानी पीते हुए गौर से देख रहा था। पानी पीने के बाद यश ने उसकी तरफ अपनी जेब से रुमाल निकालकर बढ़ाया। अपना चेहरा साफ कर लो, कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही हो। वैसे यकीन से कह सकता हूं, अभी तुम रो रही हो, लेकिन जब मेरे प्यार को महसूस करोगी तो खुद की किस्मत पर गर्व करोगी। खुशकिस्मत हो जो तुम्हें यश मिला, वैसे खुशकिस्मत तो मैं भी हूं जो मुझे इतनी प्यारी और मासूम सी बीवी मिली है। कहते कहते उसने प्रिया का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और अगले ही पल अपने होंठ उसके नाजुक से कांपते हाथ पर रख चुका था। प्रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया था। यश के होठों का स्पर्श पाकर प्रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह जो घर से ही सोच कर आई थी कि यश को करीब नहीं आने देगी, पता नहीं क्यों यश के पहले स्पर्श पर ही उसका दिल बुरी तरह शोर मचाने लगा। चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई थी और वह जल्दी से खिड़की की दूसरी तरफ देखने लगी। लेकिन यश ने उसके चेहरे की लाली देख ली थी और जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा। अभी से तुम्हारा ये हाल है, जब रात को पूरी तरह तुम्हारे करीब आऊंगा तब तो तुम शर्म के मारे गदमद हो जाओगी। अब तो प्रिया से बर्दाश्त ही नहीं हो सकता था। प्रिया नाराजगी से बोली, आप बहुत बदतमीज हैं, शर्म नहीं आती आपको एक लड़की से ऐसी बातें करते हुए। वह बहती नाक और गालों पर रुके आंसुओं को साफ करते हुए बोली। यश मुस्कुराया। शर्म कैसी शर्म? भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता शर्म का बनाया ही नहीं है। एक जोरदार कहकहा लगाता हुआ वह उसे और भी मेहराने पर मजबूर कर गया था। लेकिन प्रिया इतनी जल्दी यश पर भरोसा नहीं कर सकती थी। अभी तो वह उस पर बहुत ही प्यार भरी बातें कर रहा था, अपना प्यार लुटा रहा था। लेकिन क्या पता आगे उसके क्या इरादे थे। खैर, कुछ पल के लिए प्रिया का मन पूरी तरह रिलैक्स हो चुका था। उसका रोना भी बंद हो चुका था। यश ने एक सुकून भरी सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। उसका इरादा था कि वह प्रिया को अपने फ्लैट में ठहराए, लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल नहीं माना। वह उसे हवेली ले आया। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन यश को मालूम था कि उसकी दादी अभी भी जाग रही होंगी। यश किसी से नहीं डरता था, अपने पिता से भी नहीं, लेकिन अपनी दादी के लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार रहता था। उनकी ममता ही थी जो उसे बेइंतहा उनसे जोड़ती थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अपनी दुल्हन प्रिया के साथ अंदर दाखिल हुआ। दादी ने आगे बढ़कर प्रिया को अपने सीने से लगा लिया। कैसी है मेरी बहू? ये सुनकर यश की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें कैसे पता चला कि वह शादी कर चुका है? दादी ने यश को पास से हटाकर प्रिया को अपने करीब बिठा लिया, फिर बड़ी नरमी से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ पता है, हमारे पोते ने तुम्हें बहुत तंग किया होगा, जिसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। वैसे गुड़िया तुम्हारा नाम क्या है? उनकी आवाज में बेइंतहा प्यार भरा था और उनके शब्दों में ममता की मिठास थी। प्रिया? ये सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसुओं में कितनी ही शिकायतें थीं, कितना ही दर्द था। वह रोते हुए बोली, दादी, मम्मा, आपके पोते ने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। ये अच्छा इंसान नहीं है। इन्होंने मुझ पर गुस्सा भी किया। अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। मुझे आपके साथ ही रहना है। दादी, जो उस मासूम और सीधी साधी लड़की को समझ चुकी थी, उसकी तेज और बेबाक बातें सुनकर यश की आंखें बड़ी हो गई थीं। प्रिया आगे कह रही थी, मैं इस शादी को नहीं मानती। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, जबकि दादी ने हैरान नजरों से अपने पोते यश को देखा, जिसकी बीवी उसके सारे राज खोल चुकी थी। दादी ने यश का कान पकड़ लिया। क्यों किया तुमने इस बच्ची के साथ ऐसा? यश दर्द से करा उठा। दादी, कान तो छोड़िए, आपकी बहू बड़ी ही शैतान है। ये लड़की तो बड़ी चालाक निकली। मैं तो इसे मासूम समझ रहा था, लेकिन इसकी असलियत सामने आ गई है। प्रिया को झटका लगा। वह दादी के पीछे से अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर बोली, मैं कोई शैतान नहीं हूं और ना ही चालाक। मैं बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की हूं। क्यों दादी, मैं सही कह रही हूं? ना दादी ने दिल खोलकर हंसते हुए अपने पोते को आंखें दिखाई। खबरदार, अगर तूने मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी बोला, अब जा यहां से। जब तक ये अपने दिल से राजी नहीं होगी, मैं तुझे इसके करीब नहीं आने दूंगी। दादी को ये मासूम सी नटखट बहू बहुत पसंद आई थी। दादी की बात सुनकर प्रिया खुशी से उछल पड़ी। हाँ दादी, बिल्कुल ऐसा ही करें। मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। आपको पता है इन्होंने मेरी मासी को पैसे। लेकिन इससे पहले कि प्रिया अपनी बात पूरी करती, यश ने झटके से दादी के हाथ से अपना कान छुड़ाया और तेजी से प्रिया के पास आकर अपनी हथेली उसके होंठों पर रख दी। गुस्से से उबलते हुए बोला, बिल्कुल खामोश। अगर अब तुम्हारी आवाज मेरे कानों से टकराई तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा।
हद से ज्यादा बेवकूफ़ी हो। तुम बकवास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। यह हमारा मामला है। इसे दादी तक मत पहुंचाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दांत पीसते हुए उसने आंखों ही आंखों में जैसे उसे कुछ समझाने की कोशिश की, और प्रिया कुछ पल के लिए सहम गई। उसका यह गुस्से वाला रूप देखकर वह डर गई थी। यश कुछ भी सह सकता था, लेकिन अपनी दादी का गुस्सा नहीं। अगर प्रिया ने अभी गुस्से में आकर पैसों वाली बात दादी को बता दी, तो दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। दादी ने फौरन उसे पीछे किया और प्यार से बोली, अच्छा, अभी के लिए तुम अपने कमरे में जाओ। मैं इसे समझा दूंगी कि इसे क्या कहना है और क्या नहीं। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बेटा, कभी कभी गुस्सा इंसान के रिश्तों को खोखला कर देता है। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। दादी के सामने तो वह शेरनी बन गई थी, लेकिन भूल गई थी कि यश सबसे बड़ा शेर था। वह अगले ही पल अपनी तेज दहाड़ से उसे दबा सकता था। यश चुपचाप कमरे से बाहर चला गया, जबकि दादी ने प्रिया को अपने साथ लगाया और फिर उसे बेड तक लेकर आई। दादी उससे ढेर सारी बातें पूछने लगीं। जैसे जैसे प्रिया उन्हें सब कुछ बताती गई, दादी के माथे पर बल पड़ते चले गए। लेकिन धीरे धीरे दादी का गुस्सा खुद ही शांत होने लगा, क्योंकि वह समझ गई थी कि उनका पोता कहीं न कहीं प्यार की उस डगर पर चलने के लिए तैयार हो रहा है। और वह भी एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था जो उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी, बल्कि एक मिडिल क्लास लड़की थी। इसका साफ मतलब था कि वह दिल से प्रिया को पसंद करता था। दादी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। उन्होंने प्रिया को अपने साथ ही सुला लिया। रात धीरे धीरे बीतती चली गई, जैसे मोमबत्ती का पिघलता हुआ मोम। यश की मम्मी और डैडी इस समय देश से बाहर थे, और उन्हें अभी तक शादी की कोई खबर नहीं थी। प्रिया को हवेली आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन यश से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वह उसे दादी के हवाले करके कहीं गुम हो गया था। किसी को भी नहीं पता था कि वह कहाँ चला गया। पिछले 2 दिन से उसने हवेली में कदम भी नहीं रखा था। यह अजीब सा एहसास था जिसने प्रिया के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। वह जाने अजाने तौर पर यश का इंतजार करने लगी थी। जिस तरह हक जताकर यश उसे अपने साथ लाया था, उसे उसका यह हक जताना अच्छा लगा था, चाहे जो भी हो। यश अब उसका पति था, उसके जीवन का हिस्सा था। थोड़ी बहुत चिंता करना उसका भी हक था। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस दिन रात का दूसरा पहर था। हवेली में हर कोई अपने अपने कमरों में चैन से सो रहा था, लेकिन तभी प्रिया को भूख ने बेचैन कर दिया। उसने करवट बदलकर दादी की ओर देखा, लेकिन वे भी गहरी नींद में थीं। काफी देर तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के डिनर के वक्त उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए अब भूख लग गई थी। कुछ सोचकर वह बिस्तर से निकली और किचन की ओर बढ़ गई। वह बहुत सावधानी से किचन में आई और अपने लिए खाना निकाल लिया। फिर वहीं खड़े खड़े खाने लगी। यश, जो अभी अभी ऑफिस से आया था, किचन की लाइट जलती देखकर उसके कदम खुद ब खुद वहां की ओर बढ़ गए। दादी आधी रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थीं। प्रिया का ख्याल आते ही उसके होठों पर एक दिलफरेब सी मुस्कान आई थी। कितने दिन हो गए थे और उसने उसे दूर से भी नहीं देखा था। आज उसका दिल उसकी संगत के लिए बुरी तरह मचलने लगा था। शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और वह जानबूझकर उससे बच रही थी। वह दबे कदमों से किचन में दाखिल हुआ। उसका अंदाजा सही था। किचन में प्रिया मौजूद थी। सब तरफ से बेपरवाह होकर खाने में व्यस्त लाल कलर की साड़ी में उसकी खूबसूरती बुरी तरह उभर रही थी। यश की नजरें उसकी कमर पर टिक गईं। उसका मन प्रिया को छूने के लिए बुरी तरह मचल उठा था। अपने पीछे किसी की आहट महसूस करते ही प्रिया का दिल धक से रह गया। खाने की प्लेट वहीं रखकर वह एकदम पलटी, और सामने यश को देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। जबकि यश के होठों पर एक शरारती मुस्कान सजी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, और अगले ही पल उसे कमर से खींचकर खुद के करीब कर चुका था। बहुत इग्नोर कर लिया तुमने। मुझे अब बचकर कहाँ जाओगी? उसने एक झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। प्रिया की नरम नाजुक सी धड़कनें यश के चौड़े सीने से जोर से टकराई, और उन धड़कनों की नाजुकता को महसूस करके यश की सांसें खुमार से बहक उठीं। उसने बिना सोचे समझे अपने दहकते होठों से प्रिया की गर्दन को छू लिया। उसके गर्म होठों का स्पर्श पाकर प्रिया बुरी तरह घबरा गई थी। छोड़िए मुझे, मैं अभी दादी को जाकर बताऊंगी। अच्छा, क्या बताओगी? कि तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हारे करीब आया था? बड़ी बेशर्म लड़की हो, जो अपनी पर्सनल बातें दूसरों को बताने के बारे में सोच रही हो। ये नाजुक से पल, खूबसूरत रोमांटिक पल तो पति पत्नियों के बीच की धरोहर होते हैं। बहुत कीमती होते हैं। जिंदगी भर इन्हें सहेज कर रखा जाता है, और तुम हो कि इस बात का ढिंढोरा पीटोगी। कहते कहते उसने उसके नाजुक से होठों पर अपनी पकड़ जमाई। प्रिया की आंखें बड़ी हो गई थीं। वह उसकी संगत में बुरी तरह बहक चुकी थी, और एक झटके से
उसने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया था। प्रिया विरोध करना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन यश के जज्बातों ने उसे एकदम खामोश कर दिया। वह चाहकर भी यश का विरोध नहीं कर सकी। यश उसे बाहों में लिए सीधा अपने कमरे में आया। उसे बेड पर बिठाते हुए उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। यश के इरादे भांप कर प्रिया पसीने पसीने हो गई थी। रिलैक्स यार, पति हूं तुम्हारा, इतना क्यों डर रही हो? उसे यूं घबराते देखकर वह हैरान हुआ था। नहीं वो, मैं डर नहीं रही। हाँ, हाँ, डर रही हूं। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रही है। वाकई वह डर रही थी। यश, जैसे हट्टे कट्टे मजबूत मर्द को अपने सामने देखकर वह नाजुक सी मोम सी गुड़िया भला कहाँ उसकी शिद्दतों को सहने की ताकत रखती थी, यही सोचकर उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। उसे इतना डरते देखकर यश ने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। अपने जूते मोजे निकालने के बाद उसने अपना कोट उतार कर सोफे पर रखा। उसके बाद अपने हाथों में पहनी घड़ी निकालने लगा और कनखियों से प्रिया को भी देख रहा था, जो उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थी। फिर अपना नाइट ड्रेस लेकर वह बाथरूम में चला गया, लेकिन जाने से पहले प्रिया को चेतावनी देना नहीं भूला। कमरे से बाहर कदम भी मत निकालना, वरना दादी के कमरे से भी उठाकर ले आऊंगा। प्रिया चुपचाप वहीं बेड पर जमी बैठी रह गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी रिहाई की कोई राह नहीं थी। दादी दवा के असर में बेखबर सो रही थी, और वैसे भी दादी कई बार इशारों इशारों में उससे कह चुकी थी कि उसे अब यश के साथ उसके कमरे में रहना चाहिए। आखिर वह उसका पति है, लेकिन प्रिया हर बार टाल देती थी। और अब जब वह उसे खुद कमरे में ले आया था, तो दादी भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से फ्रेश होकर आ गया था। गीले बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ यश बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्रिया चुपके चुपके उसे देख रही थी। उसके दिल ने यश के लिए जो भी गलत फहमियां पाल रखी थीं, वह सब निकल चुकी थीं, क्योंकि उसका दिल भी यश की माला जपने लगा था। लेकिन फिलहाल यश की संगत का सोचकर वह बुरी तरह घबरा रही थी। थोड़ी देर बाद ही वह उसके सामने आकर बैठ चुका था। प्रिया थोड़ा सा पीछे सरक गई। उसकी इस हरकत पर यश के होठों पर मुस्कान आई, और उसने प्रिया के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। कितने दिनों से सोच रहा था कि तुम खुद ही मेरे पास आओगी, लेकिन तुम तो जैसे भूल ही गई थी कि तुम्हारा एक पति भी है, जो अपने दिल में ढेरों जज्बात रखता है, और उन जज्बातों को सुकून सिर्फ तुम दे सकती हो। उसके बाद भी तुम्हारा यह बेगाना रवैया, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? वह प्रिया की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा था। नहीं है वह। कभी ना तो कभी हाँ में गर्दन हिलाने लगी, और फिर चुपचाप सिर झुका लिया। प्रिया, फिलहाल मेरे पास तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हमारी सुहागरात है। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, तो मुंह दिखाई का तोहफा तो बनता है। और मुंह दिखाई में मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, कभी तुम्हारी आंखों में उदासी नहीं आने दूंगा। यह यश का वादा है तुमसे। तुमने मुझे पूरी तरह बदल दिया। प्रिया, मैं जो गरीबों से नफरत करता था, अब मुझे समझ आया कि सब गरीब लालची और पैसे के भूखे नहीं होते। कुछ तुम्हारी तरह खुददार भी होते हैं। जिस तरह तुमने शादी को लेकर विरोध किया था, तुम्हारा मानसान मेरे दिल में और भी बढ़ चुका था। और जानती हो, सबसे बड़ा तोहफा मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं, वह कौन सा है? कौन सा? प्रिया ने जल्दी से पलकें उठाते हुए यश को गौर से देखा। मैं तुम्हारे नाम से एक एनजीओ खोलना चाहता हूँ, जिसमें गरीब बेसहारा औरतें काम करेंगी और अपने हुनर को आजमाएंगी और खुद की मेहनत से पैसे कमाएंगी। प्रिया का दिल खुशी से खिल उठा। वह यश को गलत समझ रही थी, मगर वह गलत नहीं था। हाँ, उसके विचार थोड़े अलग थे, लेकिन प्रिया से मोहब्बत के बाद वे विचार भी बदल चुके थे। और जब यश ने उसे अपनी ओर खींचा, तो बिना किसी विरोध के वह उसकी ओर खींचती चली गई और अपने चौड़े सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। यश ने सारे लैंप ऑफ करते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। धीरे धीरे वह उसे हर पर्दे से आजाद करता जा रहा था, और प्रिया शर्म के मारे बुरी तरह सिमटती जा रही थी। और जब यश ने उसकी नाजुक कमर को अपने होठों से छुआ, तो प्रिया के होठों से मद्दोशी भरी सिसकियां निकलीं, और उन सिसकियों को सुनकर यश और भी मदहोश हुआ। वह पूरी शिद्दत से अपनी चाहतें प्रिया पर लुटाने लगा, और उन चाहतों में प्रिया भी डूबने लगी थी। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। चांद भी उनकी बेबाक शरारतों को देखकर बादलों के पीछे छिप चुका था। सुबह जब दादी ने प्रिया को अपने करीब न पाया और वह बाहर आई, तो प्रिया को यश के साथ कमरे से बाहर निकलते देखा। प्रिया के चेहरे पर फैली लाली देखकर दादी ने एक सुकून भरी सांस ली कि दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके थे। दादी ने आगे बढ़कर दोनों को आशीर्वाद दिया। अब सबसे बड़ी समस्या यश के माँ और पिता की थी, जो कल ही वापस आने वाले थे। लेकिन यश को अब किसी बात का डर नहीं था।
दादी ने बड़े धूमधाम से प्रिया की मुंह दिखाई की, शानदार महफिल सजाई और दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि यश की पत्नी कौन है। एक आम मोहल्ले में रहने वाली मासूम सी प्रिया अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। किस्मत के दरवाजे उसके लिए खुल चुके थे। उसकी आजमाइश खत्म हो चुकी थी। माँ बाप को खोने के बाद जितने भी दर्द और तकलीफें उसने सही थीं, यश की मोहब्बत ने उन सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया। अब वह उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल पर भारी होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर दिल से प्यार हो, तो इंसान हर बाधा पार कर सकता है। पहली छवि या वर्ग किसी इंसान की असली पहचान नहीं बताता। जैसा यश ने महसूस किया कि गरीब या साधारण लोग भी महान और खुददार हो सकते हैं, वैसे ही हमें लोगों को सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। वफादारी और भरोसा रिश्तों की नींव हैं। प्रिया और यश की कहानी हमें सिखाती है कि जब एक दूसरे पर भरोसा और प्यार हो, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। परिवार का प्यार और आशीर्वाद सबसे